तो इसने जोसेफ को नीचे उछाला था। अब जोसेफ ही इससे पूछताछ करेगा। इसे यहां से उठाकर चलो, हो सकता है इनका कोई और ग्रुप भी मौजूद हो। हमें इस खतरनाक जगह से निकल जाना चाहिए। इमरान ने जवाना से ऊपर पहाड़ी पर लड़ाई की तफसील सुनते हुए कहा और जवाना ने सर हिलाते हुए झुककर जमीन पर बेहोश पड़े हुए इस आदमी को उठाकर दोबारा कंधे पर लाद लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो सब बखैरियत इस पतली सी खखर को पार कर गए, जहां दूसरी तरफ जोसेफ उन्हीं के इंतजार में खड़ा था। मिसी, आपने बॉस की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उधर पहुंचते ही जोसेफ ने बकायदा मार्सिला के सामने रुकू के बल झुकते हुए बड़े जज्बाती लहजे में कहा, अरे अपनी बात क्यों नहीं करते? इमरान ने हंसते हुए कहा, ओह बास, मेरा क्या है, मैं तो जंगलों में रेंगने वाला एक हकीर कीड़ा हूं जिसे तुमने पनाह दे रखी है। मैं अगर मर भी जाता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन बॉस, तुम आसमान पर चमकते हुए सूरज हो और सूरज डूब जाए तो पूरी दुनिया पर अंधेरा छा जाता है। मिसी ने इस सूरज को डूबने से बचा लिया है और ये इनका बहुत बड़ा एहसान है। जोसेफ ने बड़े जज्बाती और गुलूगीर लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में इस कदर खुलूस था कि सबको इमरान पर रश्क आने लगा, जिसके पास इस कदर मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद थे। अरे तुम जंगल के कीड़े कैसे हो गए जोसेफ? इतनी भी कसरे नफ्सी अच्छी नहीं होती, तुम तो जंगल के शहजादे हो। लेकिन एक बात है, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तुमने जिस तरह शायरी शुरू कर दी है, मुझे तुम्हारे सर पर कांगा का सफ़ेद उकाब उड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। वही सफ़ेद उकाब जो रामेश झील के नीले पानी में अंडे देता है। इमरान ने कहा, बॉस फॉर गॉड सेक मुझे बददुआ ना दो, भगा दो इस सफ़ेद उकाब को। ओ बॉस! जोसेफ ने यकलख्त इस तरह कांपना शुरू कर दिया जैसे उसे लर्जे का बुखार चढ़ाया हो। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ गया था। तो फिर क्यों तुमने अपने आप को जंगल का कीड़ा कहा? तुम्हें मालूम है कि जंगल के कीड़ों के सरों पर सफ़ेद उकाब अपने पर फैला देता है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ना बॉस, मैं कीड़ा नहीं हूं, हरगिज नहीं हूं। जोसेफ ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो फिर क्या हो, जल्दी बताओ। वो सफ़ेद उकाब पर फैलाए वाला है। इमरान ने कहा, मैं जोसेफ हूँ, वही जोसेफ द ग्रेट, जिसे कंपाला के बड़े विश डॉक्टर ने 3 दिलों वाली कुल्गी देकर कहा था, जोसेफ तुम ग्रेट हो। बॉस, मैं वही जोसेफ द ग्रेट हूँ, अफ्रीका के शाही खानदान का अजीम शहजादा, जिसका नाम सुनकर आज भी अफ्रीका के खून ख्वार शेर अपनी दुम मुंह में दबा लेते हैं। बॉस, मैं वही जोसेफ द ग्रेट हूँ जिसने राका माशी की सुरख झील में रहने वाले खौफनाक अजदहे के सर पर एक मुक्का मारकर कुचल दिया था। मैं वही जोसेफ द ग्रेट हूँ जिसका नाम सुनते ही अफ्रीका के दरख्त झुक जाते हैं, पहाड़ अपनी जगह से हट जाते हैं, पत्थर पानी में और पानी पत्थर में तब्दील हो जाता है। मैं जोसेफ हूँ, जोसेफ द ग्रेट, जिसके मुकाबले में आकर टाकम कबीले के शाहजोर भीड़ें बन जाते हैं। मैं वही जोसेफ द ग्रेट हूँ। जोसेफ ने बड़े पुरजोश अंदाज में बाकायदा अपना कसीदा कहना शुरू कर दिया और सबके लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बस, वो सफ़ेद उकाब भाग गया है, उसकी दुम झड़ गई है, उसके पर नुच गए हैं। इमरान ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा। ओ बॉस, वो पर किस पर गिरे, जल्दी बताओ। जोसेफ ने बुरी तरह चुभते हुए कहा, थरपा की सुरख ऊंची घास पर, जहां रामची चील अंडे देती है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया, ओह थैंक्स गॉड, वेरी थैंक गॉड, आज तुम्हारा जोसेफ दोबारा जिंदा हो गया, वरना सफ़ेद उकाब की दुम का पर अगर सुरख घास पर ना गिरता तो होलनाक तबाही आती, क़यामत टूट पड़ती। थैंक गॉड। जोसेफ ने उसी तरह तवील सांस लेते हुए कहा। इस बार कोई भी अपनी हंसी ना रोक सका, बल्कि सबके हलक से बेख्तियार कह के निकलने लगे, वो तबाही तो नहीं आई, वो क़यामत भी टल गई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस आदमी से लड़ते हुए नीचे क्यों गिरे थे? इमरान का लहजा यकलख्त सख्त हो गया। ओह बॉस, मेरा पैर फिसल गया था। जोसेफ ने यकलख्त खौफजदा होते हुए कहा। तो अब तुम्हारा पैर फिसलने लग गया है, तुम्हारे हाथ से शराब की बोतल तो कभी नहीं फिसली। क्या अब मैं समझ लूं कि जोसेफ की टांगों पर बरगिया की घास हो गई है? इमरान के लहजे में गर्राहट थी। नहीं बॉस, फॉर गॉड सेक, ऐसा ना हो। ओ बरगिया की घास, ओ मैं मर जाऊंगा। बॉस, कह दो तुमने मजाक किया है। जोसेफ ने पूरी तरह कांपते हुए कहा। उसकी हालत वाकई गैर हो रही थी। एक ही सूरत में बरगिया की घास के खत्म होने के 2000 दंड। चलो शुरू हो जाओ, वरना घास बढ़ने लग जाएगी। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था और जोसेफ ने वाकई इस कदर तेजी से डंड लगाने शुरू कर दिए जैसे एक लम्हा भी देर हो गई तो वाकई उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। ये क्या मजाक है? ये कैसा मजाक है?
मार्सिला से ना रहा गया तो वो हैरत से चीख पड़ी, तुम खामोश रहो, बर्गिया की घास इसी तरह खत्म हो सकती है, और जब तक बर्गिया की घास खत्म नहीं होगी जोसेफ का पैर फिसलता रहेगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फिर खुद तेजी से मुड़कर जमीन पर पड़े हुए उस बेहोश आदमी की तरफ बढ़ गया जिसे जवाना उठाकर ले आया था। इसे होश में ले आओ जवाना, मैं देखता हूं कि इसके कदमों में कितनी घास उगी हुई है। इमरान का लहजा वाकई इस कदर संजीदा था कि सब लोग मुस्कुराने की बजाय संजीदा हो गए। जोसेफ मुसलसल ही डर निकाले जा रहा था। अब उसके जिस्म से पसीना पानी की तरह बहना शुरू हो गया था, लेकिन उसके डर निकालने की रफ्तार में जरा बराबर भी कमी ना आई थी। रुक जाओ जोसेफ, बस काफी हो गया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह लख्त जूलिया ने चीखते हुए कहा, लेकिन जोसेफ पर कतन कोई असर ना हुआ। वो उसी तरह डर निकालता रहा, उसने जैसे जूलिया की बात सुनी ही ना हो। उधर जवाना इस आदमी को होश में लाने की कोशिशों में मसरूफ था और जाहिर है उसकी कोशिशें खास से खतरनाक अंदाज की थी। उसने उसे गर्दन से पकड़कर फजा में उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इसे रोको इमरान, रोक दो इसे, जूलिया ने यह लख्त इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसके अंदाज में हज़ियानीपन था। कितने हो गए? इमरान ने मुड़कर जोसेफ से पूछा। 150, जोसेफ ने जवाब दिया। अभी थोड़े हैं, जारी रखो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और बेनियाजी से मुंह मोड़ लिया। उसी लम्हे इस आदमी के हलक से कराह निकली और इसकी आंखें खुल गईं। वो इसके साथ ही जवाना ने उसकी गर्दन छोड़ दी और वो धप से नीचे गिर गया। मैं कहती हूं बंद करो ये नाटक, जूलिया ने बुरी तरह झुंझलाए हुए लहजे में कहा। न जाने उसके हिसाब पर क्यों जोसेफ के डंड सवार हो गए थे। अब कितने हुए? इमरान ने मुड़कर दोबारा पूछा। 200, जोसेफ ने जवाब दिया। अभी थोड़े हैं, इमरान ने उसी तरह बेनियाजी से जवाब दिया और होश में आने वाले की तरफ बढ़ गया। रोको इससे वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी। जूलिया का गुस्सा भी अब इंतहा पर पहुंच गया था। मिस जूलिया, ये जोसेफ और इमरान का मामला है, आप ख्वामख्वाह इसमें मुदाखलत ना करें, सफदर ने जूलिया को समझाते हुए कहा। सुनी तुमने सफदर की बात, इसे कहते हैं अकलमंदी। और हाँ, अब मुझे याद आ गया कि अकलमंदी की एक बात 1500 डंड के बराबर होती है, इसलिए अब बर्गिया की घास खत्म हो गई है, इसलिए रुक जाओ, इमरान ने कहा और जोसेफ रुक गया। लेकिन वो बुरी तरह हाँप रहा था। अब अगर तुम्हारा पैर फिसला तो तुम बर्गिया की ऊंची घास में दफन हो जाओगे, समझे? इमरान ने कहा। बॉस, अब मेरा कभी पैर नहीं फिसलेगा, कभी नहीं, जोसेफ ने वादा करते हुए कहा और इमरान ने मुतमिन होकर मुंह फेर लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए किस कदर पुरखुलूस खिदमत रखता है और तुम उसे इस तरह ट्रीट करते हो जैसे वो इंसान ना हो, जानवर हो, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। वो अब जूलिया की जहनी कैफियत को समझ गया था कि आखिर जूलिया के असाब पर जोसेफ के डंड क्यों सवार हो गए थे। मेरा क्या जाता है, मसला तो बर्गिया घास का था। क्यों जोसेफ, डंड लगाना ज्यादा बेहतर है या बर्गिया की घास में दफन होना? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, जो अभी तक खड़ा हाँप रहा था। बॉस रहम करो, बर्गिया घास का नाम ना लो, वो फिर उगाएगी, जोसेफ ने कांपते हुए कहा और इस बार जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। इसका क्या करना है मास्टर? उसी लम्हे जवाना ने कहा और इमरान तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ गया जो अब जमीन पर बैठा हैरत से पलकें झपका झपका कर माहौल को देख रहा था। अब बर्गिया की घास में दफन ये होगा, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे उसकी लौट तेजी से हरकत में आई और वो आदमी बुरी तरह चीखता हुआ जमीन पर गिरा। इमरान ने उसकी खोपड़ी पर जरब लगाई थी, लेकिन नीचे गिरते ही वो बिजली की सी तेजी से उठा और उसने एक तरफ खड़ी मार्सिला को पकड़ना चाहा, लेकिन उसी लम्हे जवाना का हाथ घूमा और वो बुरी तरह चीखता हुआ इस तरह जोर से दार धमाके से गिरा कि जैसे किसी ने उसे सैकड़ों फुट की बुलंदी से नीचे गिरा दिया हो। जोसेफ, इसी से लड़ते हुए तुम्हारा पैर फिसला था, चलो आगे बढ़ो, अब इसका पैर फिसलना चाहिए, इमरान ने गर्राते हुए कहा और एक तरफ खड़ा जोसेफ इस कदर तेजी से उछलकर जमीन से उठते हुए इस आदमी की तरफ बढ़ा जैसे बिजली का कूंदा लपकता है और दूसरे लम्हे इस आदमी के हलक से इस कदर जोरदार चीख निकली कि वो इर्द गिर्द का माहौल गूंज उठा। जोसेफ ने बिजली किसी तेजी से उसे उठाकर पूरी कुव्वत से सर के बल वापस जमीन पर पटक दिया। इस बार इस आदमी के हाथ पैर सीधे होते चले गए, उसके सर पर शदीद चोट आई थी। अरे अरे, अभी तो इससे पूछगछ भी करनी है और एक तो तुम्हारा और जवाना दोनों का हाथ सख्त है, मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर वो फर्श पर बेहोश पड़े उस आदमी पर झुक गया।
उसने इसके नथनों में अपनी दोनों उंगलियां डाली और दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से उठकर पीछे की तरफ खींचा और इस आदमी का जिस्म इस बुरी तरह फूला जैसे ना जमीन से टकराकर गेंद ऊपर को उछलती है। साथ ही उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। उसके दोनों नथने चिढ़ गए थे। इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखा और साथ ही उसने टांग को जरा सा मोड़ दिया और इस आदमी के हलक से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। उसकी आंखें फट गई थी और चेहरा तेजी से मसक होने लग गया था। उसका बाकी जिस्म बुरी तरह फड़क रहा था। उसने जल्दी से दोनों हाथ उठाकर इमरान की टांग पकड़नी चाही, लेकिन इमरान ने जरा सा और इसकी टांग को मरोड़ दिया तो इसके दोनों उठे हुए हाथ बेजान होकर नीचे गिर गए। हलक से निकलने वाली चीखें खरखराहट में बदल गईं। इमरान ने लात को सीधा किया तो उसका चेहरा तेजी से बहाल होने लगा। सुनो, एक झटके में गर्दन तोड़ दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो, इमरान ने घर्राते हुए कहा। उसके लेजे में इस कदर तुंदी थी कि उसके साथियों के जिस्म में बेख्तियार सर्दी की लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा बुरी हालत मार्सिला की थी। उसका रंग सचमुच खौफ से पीला पड़ गया था और वो इमरान के चेहरे की तरफ देखने से कतरा रही थी। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने उसी लहजे में कहा और साथ ही उसकी टांग को जरा सी हरकत दे दी। बट मेरा नाम बट है, मैं राजयोगी हूं। उस आदमी ने खरखराहट भरे लहजे में कहा। ओ, तो तुम हो राजयोगी? वेरी गुड। ये बताओ कि महायोगी कौन है? जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इमरान ने कहा और उसकी टांग को थोड़ा सा और मोड़ दिया और बर्ट का जिस्म एक बार फिर बुरी तरह तड़पने लगा। बताता हूं, पानी। बर्ट की हालत वाकई खराब थी। बोलो, पानी फिर मिलेगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। कर्नल जगूरा महायोगी है, बर्ट ने भड़कते हुए लहजे में कहा। ओह, तो ईगल फाइटर का चीफ कर्नल जगूरा है। बहुत खूब, तुमने सच बता दिया है, इसलिए अब तुम्हें पानी मिल सकता है, इमरान ने लात उसकी गर्दन से हटाते हुए कहा और साथ ही उसने जवाना को उसे पानी देने का इशारा किया। जवाना ने अपने थैले में मौजूद पानी की बोतल निकालकर बर्ट की तरफ बढ़ा दी। बर्ट कराहता हुआ उठकर बैठ गया। उसने इस बुरी तरह छपटी जैसी बोतल जैसे इसमें जिंदगी बंद हो। चंद ही लम्हों में उसने पूरी बोतल अपने हलक में उंडेल ली। सुनो राजयोगी, जिस तरह मैंने तुम्हें पानी दे दिया है, इसी तरह मैं वादा करता हूं तुम्हें जिंदा रखूंगा, बशर्तिया के हेडक्वार्टर के मतलब तमाम तफसीलात सच सच बता दो, इमरान ने कहा। रत्नागर हेडक्वार्टर है, बर्ट ने आस्तीन से मुंह पूंछते हुए कहा। उसका चेहरा अब कुछ हद तक बहाल हो चुका था। इसका मतलब है मैंने तुम्हें पानी देकर गलती की है। जवाना, इसे उठाकर नीचे गहराई में फेंक दो, मुझे झूठ बोलने वालों से शदीद नफरत है, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। और अभी उसका फिक्रा पूरा भी ना हुआ था कि जवाना ने बिजली की सी तेजी से झपटकर बर्ट को दोनों हाथों में उठा लिया और नीचे सैकड़ों फुट गहराई में फेंकने के लिए अपने बाजों को जलाने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूं, बर्ट ने खौफ से चीखते हुए कहा और इमरान के इशारे पर जवाना ने उसे गहराई में फेंकने की बजाय वापस जमीन पर पटक दिया। ये आखिरी मौका है, कतई आखिरी, इसके बाद मौत का जबड़ा तुम्हें निकल जाएगा, समझे? बाकी रहा हेडक्वार्टर तो वो मैं खुद ढूंढ लूंगा। मुझे अंदाजा है कि जीरो मेटल किस जगह पर दस्तयाब हो सकती है, इमरान ने होंठ बीचते हुए कहा। और इस बार वाकई बर्ट की तमाम कुव्वत इरादी खत्म होगी। उसने इस तरह हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात बतानी शुरू कर दी जैसे टेप रिकॉर्डर चलना शुरू हो जाता है। मैं सच बता दिया, मैंने सब कुछ सच बता दिया, सब कुछ बता दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बर्ट ने कांपते हुए कहा। मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये बरगिया घास बड़ी जालिम है, इमरान ने कहा। और इसका फिक्रा सुनते ही साइड में खड़ा जोसेफ यखलख्त आगे बढ़ा। उसने पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश करते हुए बर्ट की पसलियों में लात जमा दी, लेकिन अब बर्ट संभल गया था। वो जोसेफ से भी ज्यादा तेजी से एक तरफ को हटा और जोसेफ की लात जैसे ही आगे को बढ़ी, बर्ट ने यखलख्त उठते हुए जोसेफ को उठाकर नीचे फेंक दिया। घास के पैदा होने के आसार शुरू हो गए हैं जोसेफ, और इस बार सफ्तर ने भी अक्लमंदी की कोई बात नहीं करनी, इमरान ने होंठ बीचते हुए कहा। और जोसेफ यखलख्त उछलकर खड़े हुए बर्ट के सीने पर किसी लड़ाके मेंढे की तरह टकराया और बर्ट चीखता हुआ एक कदम पीछे हटा था कि जोसेफ का बाजू लहराया और बर्ट के हलक से जोरदार चीख निकली। जोसेफ का खौफनाक लेफ्ट हुक पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर पड़ा था। जोसेफ का मुक्का खाकर बर्ट यखलख्त चीखता हुआ घुमा और बर्ट ने घूमकर जोसेफ के पहलू में लात मारनी चाहिए, लेकिन
जोसेफ बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उछला और ना सिर्फ बर्ट का वार खाली गया बल्कि उसका जिस्म अभी घूम ही रहा था कि जोसेफ ने यखलख्तू से दोनों हाथों पर उठाया और पलटकर पूरी कुव्वत सर के बल जमीन पर दे मारा। इस बार उसने उसे इस अंदाज में फेंका था कि बर्ट का सर पहले सख्त जमीन से टकराया और इसके बाद इसके पूरे जिस्म का वजन इसकी गर्दन पर पड़ा और खटाक की आवाज के साथ ही उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और बर्ट का हवा में उठा हुआ जिस्म एक धमाके से नीचे गिरा और साकत हो गया। गुड, तुमने वाकई अच्छा किया, वरना ये मुझे खासा लड़ाका लग रहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ का चेहरा इस तरह चमक उठा जैसे इमरान की दाद ने उसका सीरों खून बढ़ा दिया हो। तुमने वो जगह समझ ली है मार्सिला जहां बर्ट ने हेडक्वार्टर के मतलब बताया है? इमरान ने मार्सिला की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, जो जगह इसने बताई है वो तो रत्नागर से काफी दूर रूप तारा की पहाड़ी बनती है, मार्सिला ने सर हिलाते हुए कहा। नाम भी अच्छा है, तुम ऐसा करो मुझे तफसील से इर्द गिर्द का नक्शा बनाकर समझाओ, मैं जरा कुन ज़हन वाक़या हुआ हूँ, इमरान ने कहा और मार्सिला बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसने ज़मीन पर बैठकर उंगली से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और इमरान समेत सब दिलचस्पी से मिट्टी पर बना हुआ नक्शा देखने लगे। वैसे तो ये पहाड़ी इलाका था लेकिन हल्की सी गर्द हर जगह फैली हुई थी और इस गर्द की तह से ये नक्शा वजूद में आ रहा था। और फिर नक्शा बनाकर मार्सिला ने सबसे पहले सुंदर मती पहाड़ी पर जहां इस वक्त वो मौजूद थे निशान लगाया और साथ ही उसने जमनागर आश्रम के पॉइंट पर भी निशान लगा दिए। सुनो मार्सिला, अब जो बात मैं पूछने वाला हूं उस पर खूब अच्छी तरह गौर करके बताना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम होगी, इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। कौन सी बात? मार्सिला ने चूक कर पूछा। अगर ये रूप तारा वाला हेडक्वार्टर तबाह हो जाए और वहां पर मौजूद कर्नल जागोरा फरार होना चाहे तो वो किस रास्ते से जाएगा? इमरान ने पूछा। लेकिन फरार होकर वो कहां जा सकता है ये तो बताओ ताकि मैं उसकी मंजिल के मुताबिक उसका रास्ता बताऊं, मार्सिला ने कहा। दो मुमकिन जगह हो सकती हैं, एक तो ऊपर तिब्बत का इलाका है, दूसरा शुमाली तरफ काफिरिस्तान का इलाका है, दोनों तरफ ज़हन में रखकर बताओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अगर वो रूप तारा पहाड़ी से तिब्बत की तरफ जाएगा तो फिर उसकी मंजिल लाजमन मदाया होगी और मदाया पहुंचने के लिए उसे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये आसान रास्ता है, मार्सिला ने नक्शे पर उंगली की मदद से लकीर बनाते हुए कहा। मदाया? ओ नहीं, इधर आजकल हालात ख़राब हैं, वहाँ गंजाल कबीले ने बगावत की हुई है और तिब्बत और असम दोनों वहाँ इनसे बरसरे बेकार हैं और इकरीमा कभी इस रास्ते का रिस्क नहीं ले सकता। और दूसरा रास्ता बताओ, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। दूसरा रास्ता काफिरिस्तान का है और उसके लिए उसे रत्नागर से होते हुए पर्वत शंकर के आश्रम तक पहुंचना होगा, वहां से वो आसानी से काफिरिस्तान में दाखिल हो सकता है, मार्सिला ने कहा और रास्ते पर उंगली से लकीर बनाते हुए कहा। क्या इसके लिए रत्नागर आश्रम में जाना ज़रूरी है? इमरान ने पूछा। बिल्कुल ज़रूरी है, रास्ता तो यही है, मार्सिला ने हैरान होकर कहा। और अगर कोई शख्स रत्नागर आश्रम में ना जाना चाहे और काफिरिस्तान भी उसने जाना हो तब? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। जाना तो बेहद ज़रूरी है, रास्ता तो यही है, लेकिन एक बार मैं पापा के साथ गई थी, हमने सिल्की वे पर सफ़र किया था, इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, मार्सिला ने कुछ सोचते हुए कहा। सिल्की वे? वो कौन सा रास्ता है? इमरान ने चूक कर पूछा। वो इधर से जाता है, रत्नागर आश्रम से 10 मील के फासले से गुजरता है, देवदार, महागनी और रबड़ के बड़े घने और दुश्वार गुजार रास्ते हैं, मार्सिला ने नक्शे पर उंगली से लकीर बनाते हुए कहा। ठीक है, हमें इसी रास्ते पर जाना होगा, लेकिन पहले हेडक्वार्टर और फिर आगे, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग हेडक्वार्टर छोड़कर इधर से फरार होंगे और सिल्की वे से जाएंगे? हो सकता है वो मदाया जाएं या फिर रत्नागर आश्रम वाला रास्ता अख्तियार करें, मार्सिला ने बहस करते हुए कहा। तुम इन बातों को नहीं समझ सकती, कर्नल जगूरा एक्रीमन सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट है, बहुत ज़हीन और घाक एजेंट है, उसने लाजमन कहीं ना कहीं से हमारी निगरानी का बंदोबस्त कर रखा होगा। बर्ट उसका खास एजेंट था, उसकी मौत का उसे इल्म हो जाएगा और उसे मेरे मतलब भी अच्छी तरह इल्म होगा। उसने हमें जगह जगह रोकने की बेहद कोशिश की है, बल्कि हमें रत्नागर की टिप दी कि असल हेडक्वार्टर वहाँ है, गंतरों ने हमें यही बताया था, लेकिन अब बर्ट से मालूम हुआ है कि हेडक्वार्टर रत्नागर की बजाय बाटीबाड़ा में है। मुझे यकीन है कि जैसे ही इसे बर्ट की मौत का इल्म होगा वो अब वहाँ से फरार होने की कोशिश करेगा। बर्ट के साथ खासे लोग हलाक हुए हैं, ऐसे मिशन पर इससे ज़्यादा आदमी नहीं रखे जा सकते। अब अगर हम फर्ज कर लें कि वो हेडक्वार्टर छोड़कर फरार होगा तो सोचना यह है कि वो जाएगा कहाँ। हेलीकॉप्टर तो यहाँ उड़ ही नहीं सकता क्योंकि
یہاں پہاڑوں کے اوپر ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے، اس لیے کم بلندی پر بھی ہیلی کاپٹر کا انجن کام نہیں کرتا، ورنہ مجھے اس قدر خوفناک رستوں سے گزرنے کا شوق تو نہ تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یقیناً زمینی رستے سے فرار ہوگا۔ اس کے پاس جو خزانہ ہے اس بارے میں وہ 1% بھی رسک نہیں لے سکتا ہے، اور مدایا میں ملٹری ایکشن زوروں پر ہے۔ اس طرف کا رخ کرنے کے بجائے وہ لازماً کافرستان کے رستے سے جائے گا۔ اب رہ گیا رتناگر آشرم، تو چونکہ اس کی ٹپ ہمارے پاس ہے اور ہم رتناگر آشرم پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ لازماً ادھر کا رخ نہ کرے گا اور اس سلکی وے سے ہوتا ہوا کافرستان جائے گا۔ عمران نے پوری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، اور مارسیلا اس طرح اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی عجوبہ ہو۔ تم آخر ہو کیا چیز؟ کبھی تو تم احمق لگتے ہو، کبھی بہت بڑے دانشور۔ میں تو تمہیں اب تک نہیں سمجھ سکی، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات تھے کہ عمران نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بس اس کی حماقت سے بھی بچیں اور عقل مندی سے بھی، یہ نہ تو احمق ہے اور نہ عقل مند، بلکہ پتھر ہے، سخت پتھر۔ جولیا نے بھی اپنی مخصوص نسوانی حس کی بنا پر مارسیلا کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے اثار دیکھ لیے تھے، اس لیے اس نے اسے فوری طور پر مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ وہ کرنل فریدی ہے، ہارٹسون، میرا پیرو مرشد، میں نے تو اس کے مقابلے میں فوم سے بھی زیادہ نرم ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ کرنل فریدی کون ہے؟ مارسیلا نے چلتی ہوئی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ بھی اسی قبیل کا آدمی ہے، سخت کٹھور، جنہیں صرف اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے، انسانی جذبات ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور مارسیلا نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اس بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ عمران، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ آگے ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں سے ہم نے کچھ سوچ کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مارسیلا نے آگے بڑھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں کوئی ایسا رستہ چاہتا ہوں جس سے جلد از جلد ہم ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ایسا رستہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں گوہاٹی کی کھاڑی پار کرنا ہوگی، جس کا عبور کرنا ناممکن ہے، لیکن مجھے یقین ہے تمہارا شیطانی دماغ لازماً اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ مارسیلا نے کہا، گوہاٹی کی کھاڑی؟ وہ کیا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے ہم تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد مشرقی پربت کی ترائی میں پہنچیں گے، وہاں سے گھنے جنگل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نلکر پہاڑی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ نرکل پہاڑی کے آگے گوہاٹی کی کھاڑی ہے، یہ دراصل 2 سیدھی چوٹیوں کے درمیان ایک بہت بڑا قدرتی خلا ہے، جس کی گہرائی نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ خلا تقریباً 500 میٹر طویل ہے۔ اگر ہم اس خلا کو کسی طرح پار کر کے دوسری طرف کارن پرنا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں تو وہاں سے آدھے گھنٹے کے سفر پر باٹھی باڑا آ جاتا ہے، جہاں یہ ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ مارسیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 500 میٹر لمبی گھاٹی، یہ تو بہت فاصلہ ہے، لیکن اب مجبوری ہے، اگر ہم لمبے رستے سے ہیڈ کوارٹر پہنچے تو ہو سکتا ہے وہ اس دوران ہیڈ کوارٹر سے نکل کر کافرستان پہنچ چکا ہو، اور ہم تمہارے پاپا کی طرح سارے قدیمہ پر ہی ریسرچ کرتے رہ جائیں۔ عمران نے جواب دیا اور مارسیلا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی، مارسیلا نے کہا، اور عمران نے گوہاٹی کی پہاڑی کی طرف چلنے کے فیصلے کا اعلان کر دیا، اور پھر مارسیلا کی رہنمائی میں وہ چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کھاڑی کے سامنے پہنچ گئے۔ واقعی یہ کھاڑی ناقابل عبور تھی، دونوں چوٹیوں کے درمیان 500 میٹر یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر جتنا ہی فاصلہ تھا، اور نیچے گہرائی لامحدود تھی۔ ظاہر ہے کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس کی مدد سے اسے پار کیا جا سکتا۔ یہ تو ناممکن ہے، خام خواہ ادھر آ کر وقت ضائع کیا، جولیا نے کھاڑی کو دیکھتے ہی کہا، اور تقریباً ٹیم کے ہر آدمی نے جوزف کی تائید کر دی۔ جوزف، افریقہ میں تمہیں ایسی سچویشن پیش آ جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، بس مجھے سنہرے عقاب کی مدد حاصل کرنا پڑتی تھی، اسی کے مضبوط پروں پر بیٹھ کر ہی گھاٹی پار کی جا سکتی ہے۔ لیکن سنہرا عقاب تو کمپالا کے وش ڈاکٹر کے تابع ہے، اگر تم کہو تو باس میں اس سے درخواست کروں، جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جوزف کی بات سن کر سبھی ہنس پڑے۔ چھوڑو، اب درخواست کے لیے کاغذ کہاں سے لائیں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی تیز نظریں البتہ پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن بظاہر اسے عبور کرنے کا واقعی کوئی رستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ جولیا نے خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ جوزف، مجھے گارتھ بیل کافی مقدار میں نظر آ رہی ہے، کیا خیال ہے کتنی جلدی تم اس کی رسی تیار کر سکتے ہو؟ رسی اتنی بڑی ضرور ہو کہ دوسری طرف پہنچ سکے۔
इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर पूछा, 500 मीटर लंबी रस्सी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और फिर उसे दूसरी तरफ फेंकेगा कौन? जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा, मैंने तुमसे क्या पूछा है जोसेफ? इमरान ने जूलिया की बात को सुनी अनसुनी करते हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, बॉस, अगर सब मिलजुल कर कोशिश करें तब भी 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन बॉस, मिस जूलिया दुरुस्त कह रही हैं, इस रस्सी का आखिर हम करेंगे क्या? जोसेफ ने आहिस्ता से कहा, इससे मैं खुदकुशी करूंगा, सुना है बड़ी मजबूत होती है। चलो शुरू करो, इमरान ने करख्त लहजे में कहा, और जोसेफ तेजी से इन दरख्तों की तरफ चल पड़ा जिस पर गार्थ बेल पड़ी नजर आ रही थी। आखिर आपका प्रोग्राम क्या है इमरान साहब? कुछ हमें भी तो पता चले। सफदर से ना रहा गया तो उसने भी पूछ ही लिया, क्योंकि उस रस्सी का उसे भी कोई मकसद समझ में ना आ रहा था। मैं बताता हूँ मास्टर क्या सोच रहे हैं, यख लख्त, जवाना ने मदाखलत करते हुए कहा, और सब चूक पड़े। अच्छा चलो तुम ही बता दो, जूलिया ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। मास्टर इस रस्सी की मदद से बिस्कोटल पुल बनाना चाहते हैं। मैंने ऐसा पुल जनूबी एक्रीमा में एक पहाड़ी रास्ते पर देखा था। गो के इसका फासला खासा कम था, जवाना ने कहा, और इमरान की आंखें चमक उठी। वेरी गुड जवाना, वेरी गुड, तुम्हारा ज़हन वाकई अब चलने लग गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बिस्कोटल पुल क्या होता है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। इसे हैंगिंग पुल भी कहते हैं। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को रस्सियों से बांधकर दरख्तों की मजबूत शाखों से गुजारकर जमीन पर बांध दिया जाता है। इस तरह इन रस्सियों के जोर पर ये तख्ते फजा में मजबूती से कायम रहते हैं और आदमी इन पर आसानी से गुजर सकता है, जवाना ने कहा। लेकिन 2 फरलांग लंबा तख्ता कहाँ से आएगा? सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। रस्सियों से बांधकर बहुत से तख्तों का पुल बनाया जा सकता है, सिर्फ मेहनत करना पड़ेगी, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई इमरान तुम ये पुल बनाना चाहते हो? लेकिन तख्ते कहाँ से आएंगे? जूलिया ने मुड़कर इमरान से पूछा। गैर मुल्क से दरामद करने पड़ेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस तरफ को बढ़ गया जहां जोसेफ गार्थ बेल की रस्सी बनाने में मसरूफ था। ये बेल कुदरती तौर पर रस्सी की तरह ही मजबूत थी, लेकिन 2 बैलों को गांठ देना खासा मुश्किल था। लेकिन जोसेफ इस काम में माहिर था, क्योंकि अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले कबीले इस बेल से रस्सियों का काम लेते थे। इमरान के मुड़ते ही बाकी सब मेंबर भी इधर आ गए। इमरान उन्हें भी गांठ देने का तरीका समझा दिया। चनांचे वो सब गार्थ बेलें उतारने और उन्हें आपस में गांठ देने में मसरूफ हो गए। फिर आधे घंटे के बाद वाकई सजीबो गरीब बेल की रस्सी का एक बड़ा सा ढेर वजूद में आ गया। इमरान ने उसकी हर गांठ का मुआयना किया और उसे खींच कर अच्छी तरह चेक किया। ठीक है, आओ अब तख्ते तैयार करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस तरफ को बढ़ गया जहां बांस का एक जंगल था। इस जंगल में 50 मीटर तक लंबे बांस भी मौजूद थे। इमरान ने उन्हें बांस काटने का आसान तरीका समझा दिया। थोड़ी देर बाद वाकई उन्होंने ढेरों बांस काट कर जमा कर दिए। ये बांस इंतहाई लचकदार होने के साथ साथ इंतहाई मजबूत भी थे। इमरान के कहने पर सारे बांस उठाकर घाट के किनारे पर लाए गए, और फिर इमरान ने 2 बांस एक दूसरे के मतवाजी रखकर पहले उनके दोनों सिरे गार्थ बेल से अच्छी तरह बांध दिए, जैसे चारपाई की अदवाइन डालते हैं। मेन रस्सी को बट कर डाला जाता है। इसके बाद उसने दूसरी रस्सी की मदद से दोनों बांसों के दरमियान जाल सा बनाना शुरू कर दिया। एक सेट तैयार करने के बाद वो दूसरे सेट में मसरूफ हो गया। बाकी अफराद भी इस काम में उसके साथ शामिल हो गए। तकरीबन 1 घंटे बाद इन बांसों ने 10 सेट वजूद में आ चुके थे, जिनके दरमियान रस्सियों का जाल बुना हुआ था। रस्सी अब तकरीबन ख़त्म हो गई थी, इसलिए इमरान ने मज़ीद रस्सी और तैयार करने का हुक्म दिया, और जब रस्सी तैयार हो गई तो फिर इन बांसों के सेट को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया। वो रस्सियों से उनके सिरे एक दूसरे के साथ काफ़ी फासले पर रखकर खूब मजबूती से बांधता चला जा रहा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आ जाएगा, मौलवी और गवाहों को तो आने दो, और हाँ, वो छुहारे मंगवाने तो मैं भूल ही गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यू शट अप, ये मजाक का मौका है, जूलिया ने चिल्ला कर कहा। यही तो मौका है, इसके बाद क्या मालूम मौका मिलता है या नहीं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, और जूलिया ने होंठ बींच लिए। इमरान के इस फिक्रे ने सब पर यकसा असर डाला था, और सूरत हाल की नज़ाकत का बखूबी एहसास हो गया था। अब 500 मीटर से भी कुछ ज़्यादा बांस तैयार हो चुके थे। उसका एक सिरा घसीट कर दूर ले जाओ और आहिस्ता आहिस्ता इस आले की तरफ धकेलो। बस ये ख्याल रहे कि इसका पिछला हिस्सा ज़मीन से उठे, वरना इसका अगला सिरा नीचे गहराई में जाएगा, इमरान ने कहा। असल में अगर हम इसे ऊपर उठाकर नीचे फेंक दें तो लाजमन दूसरी तरफ टकरा जाएगा, जोसेफ ने कहा। नहीं, इतना लंबा बांस खड़ा नहीं हो सकता, इमरान ने सारे लाते हुए कहा।
बास एक और काम हो सकता है, इसके अगले सिरे पर रस्सियां बांधकर इन्हें हम दरख्तों की चोटियों से अगर नीचे पकड़ लें और उसे धकेल लें, इस तरह हम उसे आगे पहुंचाने में संभाल लेंगे। जोसेफ ने कहा, गुड, ये अच्छी तजवीज़ है, आओ इसे घसीट कर आगे ले चलें। उन सब ने मिलकर इस तवील बांस को घसीटना शुरू कर दिया। जब इसका एक सिरा खाड़ी के करीब पहुंच गया तो इमरान के साथ सफदर, टाइगर और जोसेफ ने इसके सिरों से रस्सियां बांधी और रस्सियों को लेकर एक दरख्त पर चढ़ गए। इसकी चोटी के करीब दो ऐसे मुकाम उन्होंने ढूंढ निकाले जहां मजबूत किस्म के दो शाखे बनते थे, यानी दो मजबूत शाखों का दरमियानी जोड़, और फिर इन जोड़ों में रस्सियां डालकर उन्होंने नीचे लटका दी। इसके बाद जोसेफ और जोआना ने ये रस्सियां थाम ली। उस जगह इमरान, सफदर, कैप्टन शकील, जूलिया, मार्सिला और टाइगर ने आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। रस्सियां तेजी से खिसकने लगीं, लेकिन जोसेफ और जोआना ने उन्हें मजबूती से खींच रखा था और बांसों की ये बाड़ नीचे गिरने से महफूज रही और आहिस्ता आहिस्ता खला में बढ़ती हुई आगे चलती चली गई। वो सब इस तवील और दो हैकल बाड़ से चूंटियों की तरह चमटे हुए थे। उधर जोसेफ और जोआना ने भी अपनी पूरी कुव्वत सरफ कर रखी थी। इन सब के जिस्मों के से पसीने बह रहे थे। लचकदार फांस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के साथ साथ मुसलसल झटकों से बुरी तरह हिल भी रहे थे और अब उन्हें एहसास हो गया था कि अगर वो जोसेफ का बताया हुआ दरख्तों से रस्सियां उतारने का तरीका ना अपनाते तो यकीनन बांस नीचे नीचे गिर पड़ते। जोसेफ तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है, जूलिया से ना रहा गया तो वो बोली पड़ी। अपना अपना तरीका है, मैंने तो सोचा था कि बांस के दूसरे सिरे पर खड़ा हो जाऊंगा और जैसे ही अगला सिरा नीचे गिरेगा तो मैं उसके झटके से उठता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस तरह हर आदमी के लिए नई बाड़ बनानी पड़ती। इमरान ने जवाब दिया और सब बेख्तियार हंस पड़े। आधी से ज़्यादा खाड़ी से ये बांस गुजर चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार बांसों की ये बाड़ दूसरे सिरे पर पहुंच ही गई। अलबत्ता अब जोसेफ और जोआना ने रस्सियों को दरख्तों के तने से बल दे दिए थे, वरना झटके से उनके कदम भी ज़मीन से उखड़ते। वो सब पसीने में डूबे हुए थे और पूरी तरह हाँप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें इस कदर मेहनत के बावजूद चमक रही थीं क्योंकि वो एक खुद साख्ता किस्म का पुल इस तवील खाड़ी पर कायम कर चुके थे। लेकिन ये पुल मुसलसल हिल रहा था क्योंकि बांस खासे लचकीले थे। ये दरमियान से ना टूट जाए। मार्सिला से ना रहा गया तो उसने कह ही दिया, टूट गया तो क्या होगा, नीचे गहराई की सैर हो जाएगी। इंसान बुलंदी की तरफ तो सफ़र करता ही है, गहराई का सफ़र भी तो उसे करना चाहिए। इमरान ने बड़ी बेनियाजी से कहा और फिर उसने अपनी पुश्त पर बैग को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, खुदा हाफिज, अगर मैं कंवारा मर जाऊं तो मेरी तस्वीर की शादी करा देना, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे वो तेज़ी से दौड़ता हुआ खाड़ी के सिरे पर गुजर गया। इसने दोनों हाथों से उछलकर दोनों बांसों के दरमियान बने हुए रस्सी के जाल को पकड़ा और फजा में लटक गया। उसका वजन पड़ते ही ये अजीब और गरीब पुल इस बुरी तरह लहराया और इसमें ऐसी कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी कि सबके हलक से बेख्तियार चीखें निकल गई। लेकिन इमरान बड़े इत्मीनान से रस्सियों को थामता हुआ फजा में लटका हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। पुल बुरी तरह हिल रहा था, लेकिन इमरान उससे बेनियाजी और तेज़ी से आगे बढ़ा चला जा रहा था और सब ने इस तरह सांस रोके थे जैसे किसी लम्हे भी पुल टूट जाएगा और इमरान का जिस्म लामहदूद गहराइयों में गायब हो जाएगा। अभी इमरान दरमियान में ही पहुंचा था कि अचानक दूसरे सिरे की पहाड़ी पर एक आदमी का सर नमदार हुआ। ओह, दो, वो आदमी वहां, जोसेफ ने यखलक पहुंच चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो सब चौंक कर देखने लगे। वाकई अब वहां दो आदमी नजर आ रहे थे जिनके हाथों में मशीन गनें थीं। इनके देखते ही देखते दोनों ने मशीन गनों का रुख पुल से लटके हुए इमरान की तरफ किया और फिर वादी मशीन गनों की फायरिंग से गूंज उठी।